नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली जनसभा पर छाए संशय के बादल। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण दिवस पर पूरा धाम परिसर हजारों दीपों से हुआ जगमग। पद्म विभूषण गिरिजा देवी को सुबह बनारस मंच पर 3 घरानों के कथक कलाकारों ने दी नृत्यांजलि। और बीएचयू के 103वें दीक्षांत समारोह का हो रहा भव्य आयोजन। 14,600 उपाधियां दी जाएंगी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली जनसभा पर संशय के बादल छा गए हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने सरकार और प्रशासन पर जनसभा को रोकने का आरोप लगाया। वाराणसी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा पर संशय के बादल छा गए हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को जनसभा के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जगतपुर इंटर कॉलेज में नीतीश कुमार की जनसभा प्रस्तावित थी। 24 दिसंबर को ये जनसभा होने वाली थी। मंत्री श्रवण कुमार ने कॉलेज के प्रबंधक को धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता से डबल इंजन की सरकार घबरा गई है। भाजपा सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। जनसभा के लिए नई जगह खोजी जा रही है। हम जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखेंगे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने सरकार और प्रशासन पर जनसभा रोकने का आरोप लगाया। 24 तारीख की जनसभा थी और जहां पर जनसभा करने के लिए हम लोगों ने देखा किया था जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान। वहां पर 5 दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहाँ पर आपको सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोज़र चलने की बात कही जा रही, चलाने की बात कही जा रही है। यानी उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है, उसको भयभीत किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है खतरे में है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, लोकतंत्र ख़त्म करना चाहती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सभा करने नहीं देना चाहती है। इससे यही प्रमाणित होता है, यही बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। और अब तो हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी की सभा उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जनता इजाज़त देगी तो सभा करेंगे और उसके लिए स्थान भी खोजने के लिए अपने साथियों को निर्देश दिया है। जब इजाज़त देगी तो जो स्थान मिलेगा उपयुक्त उस पर हम लोग सभा करेंगे आगे। क्या 24 तारीख को ही जनसभा होगा या इससे पहले? नहीं, अब तो 24 को नहीं होगा, अब 24 की बाद ही होगी। लेकिन पहले जनता से आप उनसे पूछा जाएगा, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। वो इजाज़त उनसे लेने के बाद ही डेट तय करेंगे और जगह चिन्हित करने के लिए साथियों को लगाया गया है। अगर वो कहेंगे तो जगह भी चिन्हित करके और फिर वहाँ पर हम लोग सभा करेंगे। पूरा संविधान ही खतरे में है, ये बहुत बड़ी बात है। और देश के जो लोग हैं बहुत चिंता में हैं कि अब ये लोकतंत्र ख़त्म होगा तो ये लोकतंत्र को बचाएगा कौन, इसको आगे कौन आएगा। और जब सभा करने पर रोकी जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 70 धारा नहीं, ये सारी धाराएं ध्वस्त होने वाली हैं। तो नीतीश कुमार जी ही विपक्ष के चेहरा होंगे मान लिया जाए, डर रही है बीजेपी जिस तरीके से? नहीं, चेहरा कौन होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने
जो काम किया है, जो कदम बढ़ाया है और जिस तरीके से देश को के लोगों को सचेत करना है, देश के लोगों को अवेयर करना है, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। चुनाव कहाँ से लड़ सकते हैं? जो चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तब विस्तार से आपको बताएंगे कि किस सीट से हम लोग कहाँ से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे। वो सब जवाब समय आने पर ज़रूर आपको दिया जाएगा और समय से पहले बताया जाएगा और बुला करके आमंत्रण देके बताया जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। सर, विधानसभा में एक चूक हुई है जिसको लेकर आज सदन में तो उसको लेकर आज भाजपा के या सपा के सभी लोग उसमें वो कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? तमाम सवाल उठ रहे हैं विपक्षी पार्टियों से। देखिए, घटना बहुत दुखद है, घटना बहुत निंदनीय है। उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। लेकिन आप सोच लीजिए कि 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा में देश के बेरोजगार नौजवान कूद रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि देश में न रोज़गार मिला, न देश में महंगाई कम हुई, न देश में भ्रष्टाचार कम हुआ और न देश में महंगाई और भ्रष्टाचार कम हुआ और देश को तानाशाह प्रधानमंत्री मिला, जिसके चलते हम इसमें कूदे हैं। जो बात सामने आई है, इसका सबसे बड़ा पंचायत में इनका कहाँ है शासन तंत्र, यहाँ कहाँ है इनका प्रशासन तंत्र और इनके प्रशासन तंत्र के लोग कहाँ थे? तो पूरी तरह से ये डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार फेल हो चुकी है। देश इनके हाथों में अब सुरक्षित नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण दिवस पर पूरा धाम परिसर हजारों दीपों से जगमग हो उठा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को धाम परिसर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत वेद पारायण से हुई, जिसमें मंदिर के ट्रस्टी वेंकटरमन घनपाठी के आचार्यत्व में वैदिक ब्राह्मण ने 4 वेदों का पारायण किया। अगले कार्यक्रम के रूप में बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन और महाअभिषेक किया गया, जिसमें विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, मंदिर के ट्रस्टी पंडित दीपक मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने बाबा का पूजन किया। वहीं शाम के समय पूरे धाम परिसर में 15,000 दीपक जलाकर दीपदान किया गया, जिसमें दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं और मंदिर के कर्मचारियों ने मिलकर पूरे परिसर को दीपों से जगमगा दिया। कहीं ओम तो कहीं त्रिशूल बनाकर दीप जलाया गया। विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने न केवल देश में बल्कि विश्व में अपना स्थान बना लिया है। देश विदेश से दर्शनार्थी श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता को देखने के लिए काशी आ रहे हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लगातार मंदिर प्रशासन कार्य कर रहा है। इसके चलते 2 साल में लगभग 13 करोड़ लोगों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। इस कार्यक्रम के दौरान मंदिर के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कहीं न कहीं हर नागरिक का, हर व्यक्ति का और हर श्रद्धालु का इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। हमारे बीच में माननीय विधायक जी, दक्षिणी और पूर्व मंत्री जी उपस्थित हो गए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। पद्म विभूषण गिरिजा देवी को सुबह बनारस मंच पर 3 घरानों के कथक कलाकारों ने नृत्यांजलि अर्पित की। संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश और बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ द्वारा विदुषी
पद्म विभूषण गिरिजा देवी की स्मृति में 80 घाट के सुबह बनारस मंच पर नृत्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संस्कृति मंत्रालय के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान युगल कथक नृत्य लखनऊ घराने के डॉ मनीषा मिश्र और अनुज मिश्रा ने प्रस्तुत किया, वहीं एकल नृत्य विद्यालाल ने प्रस्तुत किया। वहीं बनारस घराने की पद्मश्री नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना ने भी समा बांधा। सदा संगीत की जय हो, इसलिए जयपुर से आई हुई संगीत विधा की सक्षम विधा लाल ने नृत्य प्रस्तुत किया। बेचारा मोर जो है उसका भी नृत्य दिखाया था। आप ध्यान दें, बड़ा सुंदर होता है मोर। सब रंगों को देख के वो पहले सफेद था, फिर विविध रंगी हो गया, लेकिन जब पैर की तरफ देखता है तो बड़ा दुखी होता है कि मेरी गुरु बहन है। हमने अपने पिताजी से और इनके पिताजी गुरुजी पंडित रविनाथ मिश्रा जी से और मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी से हमने सीखा, और दोनों भाई बहन आज नृत्य प्रदर्शन करने आए थे। किस तरह का परफॉर्मेंस रहा? ये बिरजू महाराज कथक संस्थान द्वारा और संस्कृति विभाग द्वारा, लखनऊ उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी जी की याद में ये कार्यक्रम नृत्यांजलि आज हुआ है यहाँ पे 80 घाट पे। क्या प्रश्न है? हम लोग ने सबसे पहले युगल नृत्य के अंतर्गत हम लोग लखनऊ घराने को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लखनऊ हमारी कर्मभूमि है और बनारस हमारी जन्मस्थली है। ये कह सकते हैं कि हमारे खून में रचा बसा है बनारस, काशी। तो आज हम लोगों ने कृष्ण वंदना से अपनी शुरुआत की। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम। उसके पश्चात ताल त्रिताल 16 मात्रा में कुछ टेक्निकल टर्म्स ऑफ कथक दिखाया, और उसके पश्चात ही हम लोगों ने हमारे गुड़ी जन दर्शकों की तालियों पर थोड़ी देर के लिए घुंघरू की पदचाप को झंकरित करने का प्रयास किया। आज किस तरह का परफॉर्मेंस रहा और क्या उद्देश्य रहा? ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित विदुषी पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की स्मृति में किया जा रहा था नृत्यांजलि, जिसमें जयपुर घराने को एक्चुअली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि 80 घाट के इस पावन जगह पर और आरती के समय मुझे ये प्रस्तुति देने का अवसर मिला। और ये इतनी अच्छी जगह है, मेरा बस मन करता है कि मैं बार बार यहाँ आऊँ, क्योंकि यहाँ के ऑडियंस बहुत अच्छी है, समझदार है, रसिक है। तो यहाँ पे नृत्य प्रस्तुति देते हुए बहुत अच्छा लगता है। आज क्या प्रस्तुत किया? आज मैंने अपने नृत्य की शुरुआत हरिहर से की थी, जो शिव और कृष्ण जी की आराधना है। उसके बाद मैंने पारंपरिक शुद्ध कथक नृत्य 3 ताल में प्रस्तुत किया, जयपुर घराने की बारीकियों को दिखाया। फिर रसखान जी द्वारा रचित सवैया प्रस्तुत किया, और अंत में 3 ताल में द्रुत लय में जुगलबंदी से अपने नृत्य की समापन किया। बीएचयू के 103वें दीक्षांत समारोह में 14,600 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। आगामी 16 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय 14,600 उपाधियां प्रदान करेगा। मुख्य समारोह स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह के संबंध में केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने बताया कि विभिन्न संस्थानों व संकायों में कुल 539 पदक प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम में मंच से 31 पदक दिए जाएंगे। प्रोफेसर जैन ने कहा कि विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी के लिए दीक्षांत समारोह एक अत्यंत विशेष और यादगार अवसर होता है। उन्होंने कहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बीएचयू के साथ एक विशिष्ट संबंध रखते हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करने के पश्चात जब विद्यार्थी भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, दीक्षांत समारोह इस संबंध को और प्रगाढ़ करने का मौका होता है। हमने दीक्षांत कार्यक्रम के लिए काफी मेहनत की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थी खूबसूरत यादें लेकर उपाधि ग्रहण करें। कुलपति प्रोफेसर जैन ने उपाधि ग्रहण कर रहे सभी विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूरा छात्र पोर्टल से जुड़े और पूरा छात्रों के व्यापक व विविध नेटवर्क में शामिल होकर विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में
भागीदारी करें। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पी अजय कुमार सूद उपस्थित रहेंगे। 103वां दीक्षांत समारोह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस शनिवार को 16 तारीख को, जिसमें लगभग 14,600 डिग्रियां वितरित की जाएंगी। लगभग 540 मेडल्स दिए जाएंगे। हमारा अंदाजा है कि 16,400 डिग्रियों में से करीब 10,500 लोग खुद डिग्री लेने के लिए पर्सनली यहाँ आएंगे। ये पूरा समारोह स्वतंत्रता भवन से शुरू होगा, जहां पर मुख्य मेडल्स 27 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद हर संकाय में और जो 4 कॉलेजेस हैं जिनको यूनिवर्सिटी का प्रिविलेज अवार्ड किया गया है, उन सबके अलग अलग डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट्स होंगे, जो उन संकायों के डीन और प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक ये इवेंट रहेगी कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने खूब मेहनत की है, पढ़ाई की है, हमारे टीचर्स जिन्होंने मेहनत से पढ़ाया है, हमारे जो कर्मचारी हैं जो इस विश्वविद्यालय को बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं, उन सब की मेहनत से ये लगभग 14,600 लोग डिग्री लेकर के समाज में, देश में आगे काम करने के लिए तैयार हुए हैं। हम इन सब छात्र छात्राओं की अच्छे भविष्य की, सुखमय भविष्य की कामनाएं करते हैं। इन ग्रेजुएटिंग छात्र छात्राओं को इंस्पायर करने के लिए प्रोफेसर अजय कुमार सूद, जो देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट हमारे देश के रहे हैं, वो मुख्य अतिथि होंगे और विशेष उद्बोधन करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। संस्कृति भारती द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई जन्मतिथि समारोह का भव्य आयोजन आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के संयोजक विनोद त्रिपाठी रहे। स्वागत पूजा दीक्षित ने किया। इस अवसर पर वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों को अंगवस्त्रम व तलवार प्रदान करके सम्मानित किया गया। एक लड़की अपने अंदर रानी लक्ष्मीबाई को जगाए, अहिल्याबाई को जगाए और पूरे संसार को जीते। यही शुभकामनाएं। आप लोग आगे से आगे आते हैं। भारत माता की जय। वंदे वंदे और जगदीश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि
जी आज सम्मान मिला आपको, कौन सा सम्मान मिला, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? जी आज संस्कृति भारती का वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के जन्म समारोह में हम सम्मिलित हुए हैं, जिसमें आज नया इन लोगों ने सम्मान शुरू किया है जो अहिल्याबाई नाम से है, जिसका मुझे उन्होंने सम्मानित किया है जिससे, और मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर लड़की को अपने मन में छुपी हुई, अपने अंदर छुपी हुई रानी लक्ष्मीबाई, माता अहिल्याबाई जैसी प्रेरणादायक स्त्रियों को जगाना चाहिए और समाज में अपना दायित्व निभाकर पूरे संसार को जीत लेना चाहिए। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया इस कार्यक्रम के? इस पे दिया गया है कि जो हमारी महान विभूतियाँ हुई हैं, जिनको हम भूल गए हैं, जिनके साहस को हम भूल गए हैं, या जिनका थोड़ा गलत प्रचार हो रहा है, उसको सही दिशा देकर, सही जो उनकी कहानी है वो बताकर और सबको सम्मानित किया गया है, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले कि जीवन में कभी ऐसा समय आए तो वो अपना दायित्व अच्छे से करें। विद्युत दुर्घटना में एक संविदा कर्मी की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बुधवार को घातक विद्युत दुर्घटना में एक और संविदा कर्मी की मृत्यु हो गई। प्रेमनाथ साहनी विद्युत उपकेंद्र पांडेपुर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान प्रेमनाथ साहनी अकुशल श्रमिक की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने शव को लेकर पांडेपुर में उपकेंद्र पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। मौके पर विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी के जिलाध्यक्ष उदयभान दुबे और खंडी उपाध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, यशवंत मौर्य और संगठन के अन्य पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल द्वितीय वाराणसी से वार्ता कर मृतक संविदा कर्मी को 7.5 लाख की धनराशि भुगतान करने और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। संगठन के जिलाध्यक्ष उदयभान दुबे ने मृतक के आश्रित को नौकरी पेंशन देने की मांग की। संगठन के दबाव में 7.5 लाख रुपए की धनराशि भुगतान किया गया। संगठन की ओर से इंद्रेश राय, राहुल कुमार, वेद प्रकाश राय, संजय सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। छोटे छोटे साहब एक आश्वासन ये दे दीजिए उनकी पत्नी को सर हम पूरा कार्यालय से अटैच कर दीजिए सर, पूरा प्रयास रहेगा। हम लोग बहुत रेडी रहेंगे सर। ऐसा पंचम में हुआ है सर, पंचम में हुआ अभी सर। ये आप बात करेंगे मेरे यहाँ पंचम डिवीजन में संजय पाल मेरे पावर हाउस पे था। हम लोग लग के सर पैसा भी दिलवाएं कि पत्नी को अटैच करें। आज वो काम कर रही, कम से कम जाते हैं ऑफिस में तो देखने लगता है कि बच्चे का सर ये काम करवा दीजिएगा। हम दे चुका हूँ। सुबह मैंने आके यहाँ मैंने बुलाया, मैंने कहा पूरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए ताकि मैं कुछ आगे प्रयास कर सकूँ। डॉक्यूमेंट मैंने खुद मंगाया, आपको चाहे तो वकील साहब एक आए थे, उनसे बात कर लीजिए। मैंने 4 बार फोन करके मैंने खुद कहा कि भैया डॉक्यूमेंट दे दो ताकि मैं प्रोसीड कर सकूँ आगे, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के किसको मुझे पैसा देना है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या प्रोसीड करूँगा। और साहब एक चीज़ और है कि 3 बजे मुझे डॉक्यूमेंट मिला है, मैं समझिए 6-7 बजे तक स्थिति में है कि वहाँ पे पेमेंट होने की। एक चीज़ और है देखिए सर, इस पर जाँच कमेटी बनी है हमारे, वो भी बात हो गई है हिसाब से, अभी जाँच करके जो दोषी है कार्रवाई सर किया जाए, कार्रवाई होगी। आप निश्चित मानिए, ये मेरा पूरा आपको आश्वासन। आप बड़े अधिकारी हो सर, मौके पे आके इतना आश्वासन दिए कि इतनी भीड़ यहाँ पे थी। नहीं मैं देखिए मैं कभी मुझे आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। बीएचयू शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में शोध ग्रंथ द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का लोकार्पण हुआ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 58 वर्ष पूर्व में बनारस से ही क्रांति प्रारंभ हो गई थी। जगतगंज राज परिवार के बाबू जगत सिंह ने वजीर अली खान के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध रक्त रंजित सशस्त्र विरोध किया था। इस अनकहे सच को सामने लाने के लिए प्रकाशित शोध ग्रंथ द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह का लोकार्पण काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में किया गया।
इस अवसर पर इस ग्रंथ के शोधकर्ता प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर H.A. कुरैशी, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, डॉक्टर श्रेया पाठक, प्रोफेसर राणा P.B. सिंह, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, प्रोफेसर दीपक मलिक, प्रोफेसर कमलशील, जगतगंज राज परिवार के प्रतिनिधि आदि ने इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम से पूर्व भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। प्रारंभ में अनुसंधान समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि लगभग 5 वर्ष के अथक परिश्रम से ये शोध पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर H.A. कुरैशी एवं डॉक्टर श्रेया पाठक द्वारा रचित है। पूरी स्टोरी उनकी यही है कि कहाँ से ये शुरू हुई, कहाँ तक ये गए, क्या इन्होंने किया, क्या नहीं किया। और शुरू से ये था कि बलवंत सिंह जी चाहते थे कि सरनाम सिंह को उन्होंने जिस तरह प्रॉप अप किया, अपने साथ पाला पोसा, ऐसे ही जगत सिंह को भी उन्होंने पाला पोसा। यानी शुरू में उनका जो आइडिया था, इन्हीं में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना था। लेकिन बाद में अवसान सिंह के कहने से उन्होंने कहा कि नहीं, ख़ानदान का आदमी होना चाहिए। तब वहाँ वो भूल गए कि हाफ ब्लड वाला है कि फुल ब्लड वाला है, तो उन्होंने हाफ ब्लड वाले को बना दिया। लॉस्ट ऑफ बनारस, तो लॉस्ट ऑफ बना दिए कि इनका राइट था, इनको मिला नहीं। तब इन्होंने क्लेम नहीं किया। उनका ये कहना था कि भाई हमारे यहाँ मनसाराम जी हेड थे, बाकी सबको पालते थे। उसके बाद बलवंत सिंह जी हेड बने, वो सबको पालते थे। इवन चेत सिंह दो ही वाज हाफ ब्लड, but he also cultivated and cherished and patronized all the members of the family without any discrimination. लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ खाना खाइए, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों से मिल गए। प्रोटेक्शन ज़रूरी था, वरना फिर उनका साथ प्रोसिक्यूशन होता। तो तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब चेत सिंह को निष्कासित कर दिया गया, तब ये चाहते थे कि भाई अब मुझे गद्दी मिलनी चाहिए, बिकॉज आई एम द ओनली मैन ऑफ फुल ब्लड विच हैज रिमेन्ड टू द फैमिली। तो इनको वो नहीं दिया। उस वक्त इन्होंने क्लेम भी नहीं किया कि भाई चलो ठीक है। बाद में जब कॉर्नवालिस से आया, तो ये 1 साल के लिए वहाँ कलकत्ता गए, रोज़ उनसे मिले और वो तैयार हो गए इस चीज़ के लिए कि हम आपके जो राइट है उसको अपने डंकन से एग्ज़ामिन कराएंगे। तो उनसे एग्ज़ामिन उन्होंने किया नहीं, 10 साल लगा दिए। टालते रहे। बाद में फिर उसके बाद तो इन्होंने फिर पिटीशन देने शुरू किए, एक के बाद एक। अभी इस बुक से क्या तो इस बुक में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए, जो चला आ रहा था, ट्रेडिशन मेन होता है और यूसेजेस जो होती मेन होती हैं। इवन गवर्नर जनरल से कि यूसेजेस एंड ट्रेडिशंस विल डिसाइड द सक्सेशन ऑफ बनारस। बट व्हेन अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग द सक्सेशन ऑफ बनारस केम, एवरीथिंग वाज सेट असाइड एंड व्हाट द डाइंग मैन suggested that was accepted, and they had to accept, because Balwant Singh says no, Chait Singh will be the ruler. Even the ruler जो अवध का नवाब है, उससे कोई मतलब नहीं था। वो शुरू से ही पैसे में इंटरेस्टेड था, जो उसको ज़्यादा पैसे थे उसको बना देता था। तो बहरहाल ये कि एक पेंट अप फीलिंग थी जो चलती रही, लेकिन ही पीसफुली कंटिन्यू टू प्रॉप अप हिज केस, मेंशन हिज केस, पिटिशन हिज केस. It was repeatedly turned down. In 1795, he became convinced that the Britishers will never grant the succession to the rightful man. Then he, for the first time, thought that there should be an armed struggle to oust these Britishers and conquer as far as Calcutta. But at that time, he himself could not do anything. Wazir Ali was deposed and placed at Banaras. At that time, Wazir Ali mooted this idea of inviting Zaman Shah for the invasion. At that time he said, I was thinking this for the last 5 years. सर शॉर्ट में अगर बात की, शॉर्ट में बता रहे हैं, तो उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने वो उनका अनुवाय वहाँ नहीं जा पाया। फिर उसके बाद उन्होंने मराठों से कोशिश की कि मराठे हमारा साथ देते, उन्होंने कोशिश किया। अल्टीमेटली ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने कहा कि वज़ीर अली शुड शिफ्ट टू कैलकटा। एट दैट टाइम ही हैड ओनली 15 डेज। जब पहली बार उन्होंने कोशिश की थी, तो उन्होंने 1,10,000-20,000 आदमियों की एक पूरी लिस्ट बना के दी थी, और वो विलिंग थे इनके साथ लड़ने के लिए। तो विदिन 10 डेज, हाँ। लेकिन जब इनको भेजना, कलकत्ता भेजने की बात आई, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम 14 या 15 को वहाँ जाएंगे। और बाद में उन्होंने कहा कि 15-16 जाके 14 को हम विद्रोह करेंगे।
उस वक्त भी इन्होंने देवर एबल टू, जगत सिंह जी और इन सब ने मिलकर 12,000 आदमियों इकट्ठे किए थे, बनारस के स्ट्रेटेजिक प्लेस में पोस्ट किए थे, जिनके ज़िम्मे उनको रोकने के लिए ब्रिटिश आर्मी को लगाया गया, तो उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, नहीं प्ले किया तो लड़ाई हुई। और 6 hours there were pitched battles one after the other, and ultimately the Madhavdas garden was captured and he had to flee. But Jagat Singh did not flee. He remained at his house, from where he was arrested. And then it was found that he has carried out a conspiracy. He was arrested. His everything was confiscated. He was placed in the. मतलब जगत सिंह ऐसे नाम थे जो हाँ, अगर ये नहीं होते तो ना वो पहले वाला प्लान कामयाब हो सकता था, ना ये दूसरा प्लान कामयाब हो सकता था। बनारस में अंग्रेजों से अच्छा खाता लोहा लेने वाले जगत सिंह ऐसे नाम थे, हाँ, जो हमेशा कारगर साबित होते। तो अब उसमें मतलब ये कि और लोग भी थे, लेकिन ये कि बारे ये ही वाज द मेन मैन हु ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। वो फेलियर हो गया, उसके बाद इनको पकड़ लिया गया, वहाँ भेज दिया गया। वहाँ से फिर उनको कहा कि नहीं, ये वेरी वेरी डेंजरस मैन, 1 लाख 1.5 लाख आदमी हमारे खिलाफ इकट्ठा कर लेता है, तो उसको सेंट हेलेना भेज देंगे, जहाँ कभी बाद में नेपोलियन को भेजा गया। और जब 19 तारीख का फैसला हो गया वहाँ भेजने का, तब इनको ले जाया जा रहा था, तो हुगली से ले जाते हुए उन्होंने फिर जब समंदर आया वहाँ पर उन्होंने जल समाधि ले ली। ही डिड नॉट गो। दिस इज इन ब्रीफ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली जनसभा पर छाए संशय के बादल। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण दिवस पर पूरा धाम परिसर हजारों दीपों से हुआ जगमग। पद्म विभूषण गिरिजा देवी को सुबह बनारस मंच पर 3 घरानों के कथक कलाकारों ने दी नृत्यांजलि। और बीएचयू के 103वें दीक्षांत समारोह का हो रहा भव्य आयोजन, 14,600 उपाधियां दी जाएंगी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।